एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ एक बंदा काफ़ी बुरी हालत में होता है और उसके सर पाँव हर जगह से खून आ रहा होता है और वो कहता है ये सारी उसकी गलती है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नहीं, ये ऐसे नहीं ख़त्म होना चाहिए था। मेरी मौत इस तरह नहीं हो सकती। और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा सा स्नेक था जो उस पर हमला करने ही वाला था और वो उसके काफ़ी नज़दीक आ रहा था। और वो बंदा फिर से कहता है मैं इस तरह से कुत्ते की मौत नहीं मरने वाला। नहीं, इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सियो जू ह्योंग होता है और वो एक 38 साल का बंदा है। और वो कहता है अगर मैं यही बात याद करूं कि आखिर सब कुछ गलत कब से शुरू हुआ, तो हाँ, ये 15 साल पहले हुआ था। 15 साल पहले यानी साल 2025 में वो टॉम्स दिखने शुरू हुए और जैसे जैसे ये टॉम्स लोगों के सामने आते थे काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक पैदा होता था और इन टॉम्स में रेलिक्स नाम की चीज़ें होती थीं। इसके बाद हमें उन रेलिक्स के बारे में बताया जाता है कि वो किसी तरह के वेपन या कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें वर्ल्ड को चेंज करने तक की ताकत होती है और उन्हीं की वजह से वो दुनिया काफ़ी बदल गई। और ऐसा कहा जाता है कि उन रेलिक्स में काफ़ी पावर होती है और वो हर रेलिक्स के साथ अपनी पावर डिफ़र करती है और उनके वर्ल्ड में जो रेलिक्स आए थे उनकी बात भी वैसी ही थी। उनमें भी कई कई तरह की पावर थी और जो भी उन रेलिक्स को यूज़ करता था वो उस पावर का हकदार होता था और वो उससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता था। वो रेलिक्स अपने यूज़र को काफ़ी पावर प्रोवाइड करती थी और उन रेलिक्स ने उसके यूज़र्स की लाइफ को काफ़ी बदल दिया था और इसके बाद लोगों ने अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल लिया था। वो सभी उन रेलिक्स की खोज पर निकल लिए उन्हें ढूंढने के लिए और इसी तरह से हमारे एमसी यानी सीओ ने भी वो जर्नी स्टार्ट करी रेलिक्स को ढूंढने की। लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि उससे पहले कई लोग पहले ही उन्हें ढूंढना शुरू कर चुके थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि देर से ही सही लेकिन वो भी एक अलग तरह के रेलिक को खोज लेता है और उस रेलिक का नाम होता है दी आर्केस्ट रेलिक। और उस रेलिक ने उसे टॉम्स और काफ़ी अलग अलग चीज़ें की जो रेलिक से जुड़े हुए थे उनकी नॉलेज प्रोवाइड करी और वो नॉलेज ज़्यादा किसी के पास थी भी नहीं। और उस रेलिक की वजह से अब सीओ अपनी लाइफ को बदल सकता था और वो लाइफ जी सकता था जिसकी उसने हमेशा कल्पना करी थी। लेकिन हमें फिर से बताया जाता है कि जैसे ही उसके हाथ वो रेलिक लगा था तभी से वर्ल्ड में एक न्यू लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था और उस न्यू लॉ के तहत रेलिक यूज़र्स अपनी पावर्स को एक लिमिटेड अमाउंट तक ही यूज़ कर सकते थे और उनकी पावर्स पर एक लिमिट लग गई थी फिर। और अब रेलिक यूज़र की मोनोपोली हो गई थी कि कुछ बंदे ही सारे रेलिक्स को अपने पास रख सकते थे। तो अब रेलिक यूज़र्स के पास एक ही ऑप्शन था उन मोनोपोली वाले बंदों के साथ काम करने का। वो अब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, अब उन्हें उनकी माननी पड़ती थी। और इसी तरह सीओ को भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें ज्वाइन करने का इनविटेशन आता है। उसकी एक्सकेवेशन स्किल्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम TKBM होता है और उसका CEO टे जून होता है। और वो सीओ को बताता है कि उसकी जॉब इतनी आसान नहीं होगी और उसको अपनी जॉब पूरी करने के टाइम काफ़ी गलत चीज़ों का भी सहारा लेना पड़ा जिसकी वजह से उसके हाथ भी काफ़ी गंदे हुए। और वो बताता है कि उसकी जॉब एक स्मगलर, थीफ और एक स्पाई के जैसी थी, लेकिन उसकी जॉब एक टॉम रेडर की जॉब थी, यानी वो उन रेलिक्स को चुराता था। और धीरे धीरे करके उसकी वो स्किल और भी ज़्यादा पॉलिश होती गई और वो बाकी सभी बंदों द्वारा पाए गए रेलिक्स को चुराने में और भी माहिर होता गया। इसके बाद वो बताता है कि उस टॉम रेडिंग के दौरान उसने काफ़ी सारे रेलिक्स को अपने पास रखा था और उस चीज़ ने उस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया था। और कुछ सालों बाद वो CEO क्वोंग टॉप का स्ट्रॉन्गेस्ट रेलिक यूज़र भी बन गया था वर्ल्ड का। लेकिन वो सारी मेहनत उन लोगों की थी जिन्होंने उन रेलिक्स को चुराया था, ना कि CEO क्वोंग की।
और उस वजह से काफ़ी लोग सीईओ को नापसंद करने लगे थे और उसके बारे में काफ़ी बुरा भला कहते थे। लेकिन उस समय सीईओ को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था और वो इसके बावजूद उसके साथ काम करता रहा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था उस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। और इसके बाद वो बताता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से एंड होगा, क्योंकि ये मिशन जिस पर वो अभी आया हुआ था वो एक ट्रैप था जो कि सीईओ गोऑन के द्वारा प्लान किया गया था। उसने जानबूझकर उसे और उसके साथियों को इस मिशन पे भेजा, जो कि एक इम्पॉसिबल मिशन था और इसमें जान का भी खतरा था। और उसने उन्हें इस मिशन पर इसलिए भेजा क्योंकि उनकी ताकत ही इतनी थी कि वो उनसे डरा हुआ फील कर रहा था कि कहीं आगे चलकर वो सभी इसे धोखा ना दे दें। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीईओ उस बड़े से स्नेक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और उस स्नेक की तरफ मारता है और कहता है, तुम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए मेरे सारे कॉमरेड्स को खाने के बाद भी? ठीक है, आओ, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और रही बात उस गोऑन की, तो मैं वादा करता हूँ कि चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मरने के बाद मैं एक घोस्ट बनूंगा और उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दूंगा। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और जब वो स्नेक अपना मुंह खोल के उसे खाने ही जा रहा होता है तभी एक आवाज़ आती है, अरे यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है। और ये सीईओ भी सुन लेता है और वो कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? और ये चीज़ सुनकर वो आवाज़ काफ़ी हैरान होती है और आवाज़ फिर से आती है, ये क्या था? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और सीईओ कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये मेरा पहले टाइम नहीं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं किसी रैलिक की आवाज़ सुन सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम किस गॉड से बिलोंग करते हो, लेकिन जब तक मैं शांति से बोल रहा हूँ तो मेरी बात मान लो और स्नेक को यहाँ से हटा दो और मुझे यहाँ से शांति से जाने दो। और फिर वो आवाज़ फिर से कहती है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम अपनी इस बॉडी के साथ अभी भी सर्वाइव कर सकते हो? और हमें दिखाया जाता है कि सीईओ के दोनों पाँव कटे हुए होते हैं और वो चलने तक की हालत में नहीं होता, वो बस ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। और वो आवाज़ कंटिन्यू करती हुई कहती है, तुम्हारी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और तुम अपनी इस लाइफ को अभी भी बचा के जीना चाहते हो, लेकिन तुम और ज़्यादा देर नहीं बच पाओगे। ये तुम्हारी लाइफ का एंड है। भले ही तुम में एक्सेप्शनल टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन तुम इस तरह से पैदा हुए थे और तुम अब मरने वाले हो। अभी तो तुमने अपनी उन पावर का सही इस्तेमाल करना सीखा भी नहीं था, अभी तो तुम उनकी एंड पोटेंशियल तक पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन शायद यही तुम्हारा एंड है। सीईओ फिर कहता है, तुम ऐसा जताने की कोशिश मत करो कि तुम मेरे बारे में सब जानते हो। क्या तुम जानते हो कि मैंने अपनी लाइफ ऐसे क्यों जी? मेरी लाइफ, मैं उसके बारे में सोचकर भी मेरा दिमाग घूम जाता है। मुझे गुस्सा आता है ऐसा सोच के। उसकी वजह से, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैं उसको मारने के लिए कुछ भी करूँगा। वो आवाज़ फिर से कहती है, मुझे तुम्हें देखकर काफ़ी हंसी आती है और तुम्हें ऐसे मरता हुआ देखना काफ़ी बेकार होगा। और वहाँ कुछ लाइट सी भी आने लगती है और सीईओ ये देखकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और वो वॉइस कहती है, मैं तुम्हें एक दूसरा चांस दूंगी। और तभी वहाँ अचानक से एक बर्ड दिखाई देता है और ये देखकर सीईओ भी कहता है, एक बर्ड, ये यहाँ कैसे आया? और वो वॉइस आगे कहती है, चलो देखते हैं कि क्या तुम इस बार किंग का थ्रोन क्लेम कर पाते हो या नहीं। और वहाँ कुछ और ऐसा फील होता है हमें, और इसके बारे में दिखाया जाता है कि सीईओ एक अलग ही जगह पर आ गया है और अब उसके पैर भी बिल्कुल सही सलामत हैं। और वो कहता है, आखिर ये क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? क्या वो कोई हीरो रैंक का था या फिर कोई गॉड रैंक रैलिक? वो तो मुझे क्रो जैसा लग रहा था। और मेरे पैर ये ठीक कैसे हो गए? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। आखिर ये क्या हुआ मुझे? और वो अपने आसपास नज़र घुमाता है और वहाँ काफ़ी बंदे दिखाई देते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। और तभी एक ऑफिसर उससे कहता है, हे, तुम ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी पूछी है, जल्दी मुझे बताओ,
मेरे पास पूरी रात नहीं है। तभी वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन अभी सीईओ उन चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अचानक से यहाँ कैसे आया और वो क्रो वो वहाँ क्या कर रहा था, और क्या इस सब के पीछे उसी का हाथ है। क्या वो कोई ड्रीम था या कोई हेलुसिनेशन? आखिर वो था क्या? इसके बाद वो ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हे, तुमसे एक बार में जवाब नहीं दिया जा रहा, अपना नाम बताओ जल्दी, मुझे ये सब ख़त्म करके घर भी जाना है, जल्दी अपना नाम बताओ। अभी दूसरा बंदा कहता है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि ये साल नोबडी गोज़ होम के नाम से जाना जाता है। सही में ये 2025 तो न जाने कैसा बीतने वाला है। और ये सुनकर सीईओ घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये 2025 है? मैं पॉजिटिव हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। और घड़ी में भी हमें दिखाया जाता है कि ये 1 जनवरी 2025 का समय है। और ये देखकर सीईओ काफ़ी हैरान होता है कि आखिर ये टाइम में पीछे कैसे आया। और वो अपने पास में बैठे हुए एक लड़की की तरफ देखता है और कहता है, ये हाई स्कूल किड, ये तो जाना पहचाना लगता है। और फिर उसे याद आता है कि ये उसी के हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, जो एक बार ड्रंक होने के बाद सीईओ से लड़ने लगा था और सीईओ ने लड़ाई में उसी बुरी हालत कर दी थी, जिसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। और उसे अब समझ आता है कि वो टाइम में पीछे आया है, लेकिन कैसे? आखिर ये सब हुआ कैसे? वो समय में 15 साल पीछे कैसे आ पाया? और फिर उसे उस क्रो की वो बात याद आती है कि अब देखते हैं कि इस बार तुम किंग का थ्रोन क्लेम कर पाते हो या नहीं। और सीईओ फिर कहता है, अगर ये सच में जनवरी 2025 है तो यानी वर्ल्ड में अभी भी पीस मेंटेन है, और ये समय रेलिक्स के अपीयर होने से भी पहले का समय है। और ये वही समय है जब वो गॉड रैंक रेलिक्स शो होना शुरू हुए थे। अगर ये बात है तो लगता है मैं उन सभी को इस बार कलेक्ट करने में सफल हो पाऊँगा। और इसके साथ वो काफ़ी खुश होता है और वो कहता है, मेरी प्रीवियस नॉलेज और मेमोरीज अभी भी मेरे पास हैं, और मैं उन सभी रेलिक्स को बाकी किसी भी बंदे के मुताबिक अब तेज़ी से कलेक्ट कर पाऊँगा, और वो सारे रेलिक्स मेरे होंगे। ये तो काफ़ी एक्साइटिंग बात है। अब